हेलो स्टूडेंट्स। बीच में हमारा थोड़ा ब्रेक हो गया था। तो चलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक का फिर से एक फास्ट रिवीजन करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका फास्ट रिवीजन कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट करें एल्डिहाइड कीटोन्स के, तो हम इनिशियल रिएक्शन से स्टार्ट करें तो एल्कीन्स में हमारे पास में तीन टाइप की रिएक्शन होती है जिनसे हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। एक हम हॉट KMnO4 का यूज करते हैं, तो हॉट KMnO4 का यूज करने से हमें कीटोन्स मिल सकते हैं, ऑल्दो इस मेथड में एल्डिहाइड नहीं मिलती है। दूसरा, आप लोगों को पता है कि अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यूज करें तो इससे भी हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों बना सकते हैं। तीसरी, एल्कीन में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ऑक्सो प्रोसेस, ऑल्दो इसके मैकेनिज्म अभी तक अननोन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मानते हैं। इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कुछ कैटलिस्ट यूज करते हुए एल्कीन पर एडिशन कराते हैं, तो CHO ग्रुप कॉर्नर पे भी जुड़ सकता है और बीच में भी जुड़ सकता है। दूसरा, अगर हम देखें एल्काइंस में, तो एल्काइंस में भी दो तीन तरीके हैं जिससे हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। अगर हम ये यूज करें डाइल्यूट H2SO4, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग आपका एडिशन होता है। और इसे अगर हम टर्मिनल एल्काइन लें तब भी हमारे पास कीटोन मिलेगा, और मिडिल एल्काइन लें तब भी कीटोन मिलेगा। तो एक्सेप्ट एसिटिलीन ऑल अदर एल्काइंस विल गिव कीटोन बाय दिस मेथड। दूसरा एक हम तरीका जानते हैं कि हम HBO मेथड अगर यहाँ पर यूज करें, तो HBO मेथड यूज करने से भी हमको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकता है, पर हमको पता है कि इसमें एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन होता है, तो टर्मिनल एल्काइंस इसमें एल्डिहाइड देंगी और मिडिल एल्काइंस इसमें कीटोन देंगी। थर्ड, हम यहाँ पर जेमडाई हैलाइड का यूज कर सकते हैं। अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन हो और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो दोनों एक्स रिप्लेस हो जाएंगे OH से, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें एल्डिहाइड कीटोन मिल सकते हैं यहाँ पर। अगर हम अल्कोहल्स का सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कराएं, आप लोगों को पता है कि अगर हम PCC या PDC यूज करें तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड तक रुक जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन तक जाएंगे। जोन्स रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट कर सकते हैं। और अगर हमको एलाइलिक अल्कोहल्स को एल्डिहाइड या कीटोन तक ऑक्सीडाइज करना हो तो हम MnO2 का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेलेक्टिव रिडक्शन भी कर सकते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन हम कर सकते हैं एसिड डेरिवेटिव्स का, लाइक एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, एसाइल क्लोराइड। तो डाइबाल यूज करते हुए, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हुए, या ट्राइटर्ड ब्यूटॉक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों रिएजेंट यूज करते हुए हम इस रिएक्शन को एल्डिहाइड तक रोक सकते हैं। एक रिएक्शन आपको पता है रोजेनमुंड सेलेक्टिव रिडक्शन है एसाइल क्लोराइड का एल्डिहाइड तक। इसमें हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट जो लिंडार्ड कैटलिस्ट यूज करते थे वो वाला कैटलिस्ट यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा एक सेलेक्टिव रिएक्शन हमारे पास में ये है कि एसाइल क्लोराइड की पर्टिकुलरली अगर हम डाई एल्काइल कैडमियम या डाई एल्काइल कॉपर लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, कोरीहाउस सिंथेसिस का जो रिएजेंट होता है, तो इस केस में भी Cl रिप्लेस होकर कीटोन मिल सकता है। तो एक्सक्लूसिवली एसाइल क्लोराइड की ये रिएक्शन है और इसे कीटोन बना सकते हैं। एक सेलेक्टिव रिडक्शन है स्टीफेंस रिडक्शन का। इसमें साइनाइड को हम SnCl2 HCl के साथ रिड्यूस कराते हैं, तो साइनाइड इमीन तक जाता है और इमीन का हाइड्रोलिसिस करने से हमें एल्डिहाइड मिल सकता है। तो एल्डिहाइड के लिए सेलेक्टिव रिएक्शन है। अगर हम साइनाइड की रिएक्शन RMGX के कराकर फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसे कीटोन बना सकते हैं। साइनाइड की RMGX के साथ रिएक्शन करा के हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें हम HCN यूज करना पड़ेगा जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी RMGX के साथ में। हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिल सकती है। एक इटार्ड रिएक्शन हम जानते हैं जिसमें हम क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं इस रिएक्शन से। तो टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसका इंटरमीडिएट इस तरह का बनता है। और साथ में ये याद रखना है कि इस रिएक्शन में फाइनल क्रोमियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तक चली जाती है, CrClOH इस तरह का मिल जाता है इटार्ड रिएक्शन में। एक ही रिएक्शन हम जानते हैं जब हम बेंजीन के साथ में, इसको हम गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं, जब COHCl एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। एक रिएक्शन है कि अगर हम एल्डिहाइड से कीटोन बनाना चाहते हैं तो पहले इसको थायोल यूज करते हुए थायो एसिटल या कीटल बना सकते हैं, वो प्रोटेक्ट कर लिया। फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन का है ये एसिडिक होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, बेस के साथ रिएक्शन करा के R के साथ कराएंगे तो H रिप्लेस होके R आ जाएगा। फिर इसको अगर वापस हाइड्रोलाइज कर दें तो इसको हाइड्रोलिसिस करने से कीटोन मिल सकता है।
एक रिएक्शन आप लोगों को ये भी पता होगी कि अगर हम ये जो थायो एसिटल या कीटोल बनाया, थायो ईथर है, इसको अगर हम निकल हाइड्रोजन से रिड्यूस कर दें तो एल्केन बना सकते हैं। तो न्यूट्रल मीडियम में एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने का भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हम कैल्शियम सॉल्ट या बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करें तो इसको हीट से हम कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है, और ये बॉन्ड लगभग आप लर्न करने के लिए ये सोच सकते हैं कि इस तरह से बॉन्ड टूटा होगा, तो ये एसीटोन इस केस में यहाँ पे बन गया। एक हम जानते हैं कि हम सीधा फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन करा सकते हैं, जिसमें बेंजीन की रिएक्शन RCOCl या एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में तो हो जाएगा। एक रिएक्शन है जिसमें हम एक एप्लीकेशन है बीटा कीटो एस्टर का यूज करें, और बीटा कीटो एस्टर के बीच वाला कार्बन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि एसिडिक कार्बन है। बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, कार्बन आयन बनेगा, कार्बन आयन को RX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एक कार्बन जुड़ जाएगा। अब इसको हाइड्रोलिसिस करें तो ये जो एस्टर है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एसिड को हीट करेंगे तो ये क्योंकि बीटा कीटो एसिड है डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन्स वी कैन प्रिपेयर बाय दिस मेथड। तो दीज आर द कॉमन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन का नॉर्मल प्रॉपर्टी देखें तो अप टू 4 कार्बन एटम ये वाटर में सोल्यूबल होंगी, क्योंकि इसमें जो कीटो ग्रुप है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन चूंकि इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल से या कोरस्पॉन्डिंग एसिड से कम होगा, काफी कम होगा। इनकी केमिकल रिएक्शंस को ब्रॉडरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन एट अल्फा पोजीशन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन। ऑल्दो और भी कुछ रिएक्शंस आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इसमें एक कॉमन रिएक्शन है विथ हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसके साथ में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, साइनाइड कार्बन पे जुड़ेगा, H ऑक्सीजन पे। इस तरह का जो प्रोडक्ट मिलता है इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। इस साइनोहाइड्रीन का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो साइनाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा। इसमें ध्यान रखना है कि ये कार्बन कायरल कार्बन बना है, लेकिन चूंकि CN का अटैक दोनों साइड से हो सकता है तो रेसेमिक मिक्सचर यहाँ पे बनेगा। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने से आप एक साइक्लिक डाइएस्टर भी बना सकते हो। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एल्डिहाइड कीटोन ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके एक व्हाइट कलर का सॉलिड कंपाउंड बनाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर सल्फर करता है, सल्फर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, और इस प्रोडक्ट को अगर हम एसिडिक या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस वापस करा देंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन वापस सेपरेट हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड हमको मिल जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन के प्यूरिफिकेशन के लिए या सेपरेशन के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जा सकता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स की, और वह रिएक्शन विद अमोनिया और अमोनिया टाइप मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें NH2 ग्रुप लगा हो। तो जैसे एक रिएक्शन अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराएं तो एक ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम इमीन बोलेंगे। अगर हम प्राइमरी एमीन के साथ कराएंगे RNH2 के साथ में तो एल्काइल इमीन बनेगा। दिस एल्काइल इमीन इज आल्सो कॉल्ड एज सिप्स बेस। हाइड्राजीन के साथ कराएंगे तो हाइड्राजोन बनेगा, यही NH2 पार्ट वैसे रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और इस तरह की रिएक्शन में लगभग हम स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखते हैं, pH 5 से 6 के बीच में रखते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं कर सकते, अदरवाइज तो नाइट्रोजन ही H+ को ले लेगा। और ये रखते हैं इसलिए क्योंकि ये H+ ऑक्सीजन के यहाँ पे अटैक करके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देता है, तो रिएक्शन को आसान बना देता है। फिनाइल हाइड्राजीन लेंगे तो फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। इसके अलावा एक रिएजेंट हम यूज करते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसको हम ब्रेडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ जो रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन की, तो जो प्रोडक्ट है वो एक येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड बनता है। तो एल्डिहाइड कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जा सकता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेडीज रिएक्शन। एक रिएजेंट है सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो इसमें ये वाला NH2 पार्टिसिपेट करेगा, इधर वाला नहीं करेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले से ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये वाला टेक करेगा, प्रोडक्ट सेमी कार्बेजोन बनेगा। एक रिएजेंट है NH2OH, तो इसको हम हाइड्रोक्सिलेमिन भी बोलते हैं। तो हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड की तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्साइम। और इस ऑक्साइम में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देख सकते हैं, पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के थ्रू दो तरह के ऑक्साइम मिल सकते हैं, सिन ऑक्साइम एंड एंटी ऑक्साइम। यहाँ पर दोनों मिलेंगे अगर दोनों की पॉसिबिलिटी होगी। और इस ऑक्साइम में एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं बेकमैन्स कंडेंसेशन। इस बेकमैन कंडेंसेशन में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में हम इस OH ग्रुप को बाहर निकालते हैं
और OH ग्रुप को बाहर निकाल के जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगता है तो इस कार्बन से ग्रुप शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमको ये रूल ध्यान रखना होता है कि जब ग्रुप शिफ्ट होगा तो शिफ्ट होने के वक्त ये रूल ये होगा कि वो ग्रुप शिफ्ट होगा ओनली जो इस OH के एंटी होगा, तो एंटी ग्रुप ओनली शिफ्ट। और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट एक एमाइड बनता है, तो वो हमें याद रखना है। एंटी रीअरेंजमेंट इस रिएक्शन को याद कर बोल सकते हैं। एक चीज हमको और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन की, तो कुछ पर्टिकुलर केसेस में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं। जैसे अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यूरिया इसके अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे तो 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के और 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के जुड़ते हैं। पहले आप ये लर्न कर सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन से कुछ इस तरह का कंपाउंड बना होगा CH2 डबल बॉन्ड NH। ये CH2 डबल बॉन्ड NH के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक साइक्लिक रिंग बना लेते हैं। इसके बाद 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया मिलकर एक ट्राइमर इस तरह का बना लेंगे NCH2OH NCH2OH NCH2OH। और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एक इस तरह का 3 डायमेंशनल साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेंगे। इसको यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। इसका एक मेडिसिनल यूज है। सिमिलरली अगर हम ये रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ अमोनिया की कराते हैं तो भी इसी तरह के साइक्लिक ट्राइमर बन जाता है। 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर ये कंपाउंड बना लेते हैं। इसको हम हेक्सा हाइड्रो, नंबरिंग अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं। हेक्सा हाइड्रो 246 ट्राईमिथाइल 135 ट्राईएजीन बोलते हैं। एक्चुअली ट्राईएजीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर CH एन डबल बॉन्ड एन, इस तरह की एक रिंग होगी। तो ट्राईएजीन में 3 नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ में कॉन्जुगेशन के साथ एक रिंग है ट्राईएजीन 135 ट्राईएजीन। पर चूंकि यहाँ पर हमने हर जगह एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, हम ये मान सकते हैं ट्राईएजीन का हमने रिडक्शन कर दिया, इसलिए नाम दे दिया हमने हेक्सा हाइड्रो ट्राईएजीन। और चूंकि 246 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो हमने वो भी नाम दे दिया। एक चीज हमको याद रखनी है कि सेकेंडरी एमीन कैन आल्सो रिएक्ट विद एल्डिहाइड कीटोन, पर चूंकि इस केस में वाटर मॉलिक्यूल OH और N से नहीं निकल सकता, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल इस साइड से निकलेगा यहाँ पर, इसलिए जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इनामीन मिलेगा। 3 डिग्री एमीन रिएक्शन यहाँ पे नहीं करती है, ठीक है नहीं है। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत कॉमन है। जब हम एल्डिहाइड कीटोन को RMG के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल्स बनते हैं। एक और रिएक्शन होती है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इस रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास अल्फा ब्रोमो एस्टर्स होते हैं। जब उनकी ईथर की प्रेजेंस में जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो RMGX टाइप का इस तरह कंपाउंड मिलता है। और यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं यूज कर सकते थे क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीजन के साथ पहले रिएक्ट कर लेता है, तो वो एक इस तरह से रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो अल्फा ब्रोमो एस्टर की सब एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये वैसी रिएक्शन होती है जैसी RMGX एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना और एसिडिक मीडियम में यहाँ पर एस्टर का हाइड्रोलिसिस से एसिड बन गया और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया कॉन्जुगेशन में, तो इस तरह का एक अनसेचुरेटेड एसिड मिल जाता है। एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम देख सकते हैं कि एल्डिहाइड का हाइड्रेशन करवाएं, वाटर के साथ एडिशन कराएं, तो एक्वस सॉल्यूशन में तो हो सकता है कि इस तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह टेक करके वाटर हाइड्रेट रहे, पर फ्री फॉर्म में स्टेबल फॉर्म में इस तरह का कोई भी हाइड्रेट स्टेबल नहीं होता एक्सेप्ट फ्यू। तो ऐसे 3-4 एग्जांपल हमको याद रखने हैं। जैसे एक तो ये याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रेट स्टेबल होता है, OH ये अपोजिट चले जाते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। इस तरीके से 3 मेंबर रिंग में अगर इस तरह का कीटोन हो तो रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होता है, इसका भी हाइड्रेट स्टेबल हो जाता है। अगर हम इस तरह को मॉलिक्यूल लें इसमें CF3CHO हो या CCl3 हो CBr3 हो तो उसका भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह से क्लोरल हाइड्रेट या इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनका हाइड्रेट स्टेबल हो जाता है। एक मॉलिक्यूल कहलाता है निन हाइड्रीन। तो निन हाइड्रीन में 1 2 3 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है और 9 कार्बन है, इसका भी हाइड्रेट स्टेबल होता है। तो बीच में वाले जो कीटो ग्रुप है इस पर 2 OH आ जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे कॉर्नर वाले ऑक्सीजन के साथ। तो 1 2 3 पोजीशन पे अगर कीटो ग्रुप हो, जनरलाइज इस तरह से किया जा सकता है, तो उसका हाइड्रेट भी स्टेबल होगा। एक रिएक्शन होती है जिसको हम बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, परऑक्सी एसिड हम यूज करते हैं। आपने एल्डिहाइड की सॉरी एल्कीन में एक पढ़ा है MCPBA मेटाक्लोरोपरऑक्सीबेंजोइक एसिड, उसी तरह की रिएक्शन है यहाँ पर भी कि एक ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा, एक ऑक्सीजन उस साइड इंसर्ट करेगा जहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर फिनाइल बेटर ग्रुप है तो एक ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह टेक करके रीअरेंजमेंट होता है, तो इस तरीके से एस्टर मिल जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली एक और रिएक्शन होती है, अगर हम डाइएजोमीथेन नॉर्मल टेम्परेचर पे लें तो CH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह टेक करता है, फिर फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होता है, नाइट्रोजन बाहर निकलती है, तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट नाइट्रोजन होगा, वो बाहर निकलती है तो CH2 ग्रुप उस साइड इंसर्ट कर गया जहां पर कि बेटर लिविंग ग्रुप है।
लेकिन अगर हम CH2N2 के साथ अगर इसको हीट करते हैं तो फिर कार्बीन के थ्रू मैकेनिज्म होती है, फिर एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा, इपॉक्साइड मिलता है उस केस में, क्योंकि फिर उस केस में CH2 ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और एक रिंग बन जाएगी। इसी तरह की एक और रिएक्शन होती है जिसमें हम N3H लेते हैं, तो N3H में हाइड्रोजोइक एसिड हो गया, नाइट्रोजन पर इस तरह से नेगेटिव चार्ज होगा और NH नेगेटिव जो इस पर अटैक करेगा, फिर एक बेटर लिविंग ग्रुप शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन बाहर निकलती है, ये भी हमको याद रखना है। तो नाइट्रोजन बाहर निकल गई, NH इंसर्ट कर गया, R ग्रुप जो भी बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो यहाँ पर बीच में आ गया। तो इस तरीके से एक रिएक्शन में ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन इंसर्ट होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाने का एक तरीका होता है कि हम विटिक रिएक्शन यूज करें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन हम बढ़ा भी सकते हैं। इसमें हम फॉस्फोरस सिलाइड यूज करते हैं। फॉस्फोरस सिलाइड हम बना सकते हैं कि ट्राइफिनाइल फोस्फीन को बेसिक मीडियम में प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं। इस रिएक्शन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ओवरऑल रिएक्शन में हम ये मान सकते हैं कि कार्बन एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन के साथ जुड़ेगा और ओवरऑल एक साइक्लिक 4 मेंबर रिंग बनती है और फाइनली रीअरेंज करके ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाता है और ये CH2 ग्रुप या जो भी यहाँ पे कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड के थ्रू कीटो ग्रुप वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अच्छा, इस तरीके के दो रिडक्शन मैकेनिज्म आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लीमेंचन रिडक्शन करते हैं जिसमें एसिडिक मीडियम में जिंक अमलगम हम यूज करते हैं और कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं और हम एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कराते हैं एल्केन तक। एक दूसरी रिएक्शन होती है वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, इसमें हम हाइड्रोजन यूज करते हैं बेसिक मीडियम में और उसमें भी हम एल्केन बनाते हैं। यहाँ पर भी एक थोड़ी मैकेनिज्म याद रखनी है कि जब ये अटैक होता है एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोजन के साथ तो इनिशियल स्टेप में तो हाइड्रोजन ही बनता है, फिर ये नाइट्रोजन से बेस प्रोटॉन लेता है और रीअरेंज करके फाइनली कार्बन आयन बनाता है, कार्बन आयन सोल्यूशन से प्रोटॉन लेता है, फाइनली एल्केन बनती है। तो इसमें कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है और नाइट्रोजन बाहर निकलती है, ये याद रखना है। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की अल्फा पोजीशन वाली रिएक्शंस देखें तो नाम से क्लियर है कि जब अल्फा पोजीशन देखेंगे तो अल्फा पोजीशन होनी चाहिए और वहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, प्राइमरी कंडीशन यही होगी। तो एक रिएक्शन देखें हम हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि हम दो मीडियम में रिएक्शन करा सकते हैं, एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो OH माइनस अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन लेगा, फिर आपका NaOCl बना होगा तो Cl पॉजिटिव अल्फा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन मोनो हेलोजिनेशन तक नहीं जुड़ती क्योंकि जैसे ही हेलोजन जुड़ता है यहाँ पर और ज्यादा एसिडिक हो जाता है कार्बन, तो रिएक्शन पॉली हेलोजिनेशन तक चली जाएगी। तो पॉली हेलोजनेशन तक चली गई, उसके बाद में CCl3 ग्रुप जो लग गया यहाँ पर, हेलोफॉर्म रिएक्शन आप जानते हैं कि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, CCl3 माइनस को बाहर निकाल देगा और फिर ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, हेलोफॉर्म बन जाएगी। और चूंकि यहाँ पर CCl3 माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, आप लोगों को ये भी लर्न करना है, इसी वजह से रिएक्शन इस तरह कंपाउंड जो है CCl3CHO वो आपका केनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाता, क्योंकि केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है हाइड्राइड शिफ्ट होती है, तो यहाँ पर CCl3 माइनस बाहर निकल जाता है, इसलिए नहीं होता। ये रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं हेलोजिनेशन, पर आपको याद रखना है कि अगर एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस ऑक्सीजन पे अटैक करके इनॉल फॉर्म बनेगी और इनॉल फॉर्म पर फिर आपका क्लोरीन का अटैक होगा। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन मोनो हेलोजिनेशन तक रुक जाएगी और इनॉल के थ्रू ये मैकेनिज्म होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं उसको हम डाइल्यूट बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं और हमारे पास पहले बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है जिसको हम एल्डोल भी बोलते हैं। एल्डोल को अगर हम हीट करेंगे तो फिर इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। एसिटाल्डिहाइड के साथ जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड भी बोलते हैं, कॉमन नाम है इसका, इसको हीट करने पर मिलेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड NaOH यूज कर लें और फिर एल्काइल हैलाइड ले लें तो याद रखना है कि उस केस में फिर NaOH अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन लेगा और चूंकि प्रोटॉन बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल में निकल चुके होंगे तो एल्काइल हैलाइड उस कार्बन आयन पे अटैक करके फिर यहाँ पर R ग्रुप जुड़ सकता है अल्फा पोजीशन पे। तो एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा पोजीशन पे R भी लगा सकते हैं, या हम डाइल्यूट बेसिक मीडियम में ये भी कर सकते हैं कि अल्फा पोजीशन से चूंकि प्रोटॉन निकला है ये सोल्यूशन से वापस अगर प्रोटॉन ले ले तो हम रेसिमाइजेशन एल्डिहाइड कीटोन में करा सकते हैं। अल्फा पोजीशन में अगर कोई कायरल कार्बन है तो वो रेसिमाइज भी हो सकता है इस तरीके से। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन आपका एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, पर एसिडिक मीडियम में ध्यान रखना है कि अगेन ये रिएक्शन इनॉल फॉर्म में होगी और इनॉल फॉर्म के थ्रू फिर ये रिएक्शन होगी। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन में मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना कई बार मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली जब हम क्रॉस एल्डोल
रिएक्शन करा रहे होंगे, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल लेंगे, तो इन जनरल मेथड व्हाट वी डू इन दैट केस कि हम केवल ये कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ या टोटल टाइप्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं। जैसे अगर हम देखें सपोज 2 ब्यूटेनॉन लेंगे तो टोटल टाइप ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और सपोज इसकी रिएक्शन अगर एसिटाल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो उसमें एक टाइप का एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। तो टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एंड 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल 6 टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर पॉसिबल एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखते हैं अगर हमारे पास में कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो तो दो तरह की रिएक्शन पॉसिबल है, 1,2 एंड 1,4। तो 1,4 जो एडिशन होगा यहाँ पर वो ये रेजोनेंस की वजह से इस तरह की स्ट्रक्चर बन सकती है, इस वजह से हो सकता है। तो 1,4 एडिशन इज आल्सो कॉल्ड एज माइकल एडिशन। ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O वापस आ जाता है। अगर हम देखें 1,2 एडिशन तो वही एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन होगी। तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में कुछ वीक न्यूक्लियोफाइल्स हों लाइक डाई मिथाइल कैडमियम या डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, तो इस केस में हमेशा 1,4 एडिशन ही होगा, इस तरह के मॉलिक्यूल 1,2 एडिशन नहीं दिखा पाते हैं। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हो जिसमें कार्बन पे सीधा नेगेटिव चार्ज हो और वो लिथियम सोडियम पोटेशियम इस तरह के केटाइन के साथ जुड़ा हो, तो वो 1,4 कभी दिखाते नहीं है, वो खाली 1,2 रिएक्शन दिखाते हैं। और RMGX टाइप के मॉलिक्यूल दोनों टाइप की रिएक्शन दिखा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास 2 कीटो ग्रुप है और इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो कार्बन आयन यहाँ पे बनेगा, ये 1,4 एडिशन दिखा के इस तरह का प्रोडक्ट बना देगा। एल्डोल टाइप की एक रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं परकिंस कंडेंसेशन। परकिंस कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली हम बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं और उसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, और बेस भी यहाँ पर उसी तरह का लेते हैं, जैसे यहाँ पर एसिटेट ग्रुप है तो सोडियम एसिटेट ही बेस लेंगे, अदरवाइज ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने इस तरह का बेस यूज किया। ये बेस अल्फा पोजीशन से एक प्रोटॉन लेगा, यहाँ पर CH2 नेगेटिव बनाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, और उसके बाद में वही आपका बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड या एस्टर टाइप से कंपाउंड मिल गया, उसको आप हाइड्रोलाइज करोगे, हाइड्रोलाइज करने से आपको अनसैचुरेटेड एसिड मिलेगा। इस एसिड को हम यहाँ पर अगर फिनाइल ग्रुप है तो सिनामिक एसिड भी इसको कहते हैं, कॉमन नाम है इसका। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसी तरह की होती है एल्डोल टाइप की ही, दैट इज कॉल्ड एज क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, एस्टर यूज करते हैं, और ऐसे एस्टर यूज करते हैं जिसके अल्फा पोजीशन पर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटलिस्ट हो। अच्छी यील्ड बनाने के लिए इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम को चाहिए होता है, एक नहीं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले हम जैसे बेस भी हमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है क्योंकि ये उतना एसिडिक नहीं है जितना एल्डिहाइड कीटोन होते हैं। तो सोडियम एल्कोक्साइड एन अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन लेगा, यहाँ पर CH2 नेगेटिव बना, अब ये अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ पर एडिशन नहीं होगी। सपोज इस तरह से बीटा कीटो एस्टर बना, लेकिन चूंकि OC2SY माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो लिखना नहीं चाहेगा, पर अगर हम एक्टिव मिथिलीन ग्रुप यहाँ पर लें और बेस के साथ फिर से रिएक्शन करा दें और सोडियम सोल्ट के फॉर्म में इसको सेपरेट करा दें, तो फिर ये रिएक्शन आसानी से आगे बढ़ जाती है। तो इसीलिए 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम हमको चाहिए यहाँ पर, और तो हम यहाँ पर इसको सेपरेट करते हैं सोडियम सोल्ट के फॉर्म में और बाद में हाइड्रोलाइज करा के बीटा कीटो एस्टर बना लेते हैं। और बीटा कीटो एस्टर का आपने ऊपर पढ़ा था, इसका यूज जो है कि फर्दर हम इसको एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए, पर्टिकुलरली कीटोन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम ये क्रॉस रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन चूंकि ज्यादा एसिडिक है तो कीटोन इस पर अटैक करेंगे एस्टर पे कार्बन आयन बन के, तो बीटा कीटोन मिलेगा हमको। तो इस तरीके से हमारी ये क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। एल्डोल टाइप से मिलती जुलती कुछ कॉमन रिएक्शंस और होती हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन देखी कि एसिटाल्डिहाइड की अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करने पर क्या होता है, एक साइक्लिक ट्राइमर बन जाता है। वो साइक्लिक ट्राइमर बनने का वही तरीका हो गया कि आपका एक मॉलिक्यूल में वाटर निकलकर या इनोल फॉर्म बनाकर फिर आप ये रिएक्शन करा सकते हो। ये साइक्लिक ट्राइमर जो बनता है उसको हम पैरा एल्डिहाइड बोलते हैं, इसका मेडिसिनल यूज है। ड्राई HCl के साथ कराने पर इस तरह के 4 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, और 4 मॉलिक्यूल जुड़कर जो प्रोडक्ट मिलता है उसको फिर हम मेटा एल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन हुई।
याद रखनी है हमको। कीटोन के साथ भी हमको याद रखना है कि कीटोन को अगर हम ड्राई HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो एल्डोल टाइप की रिएक्शन होती है। कीटोन के दो मॉलिक्यूल जुड़कर ये जो प्रोडक्ट मिलता है इसको हम मेसिटाइल ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये रिएक्शन फर्दर फिर हो सकती है, तो फिर दूसरी साइड ये रिएक्शन हो जाएगी और इस तरह से तीन मॉलिक्यूल जुड़कर ये जो प्रोडक्ट मिलता है जिसमें C डबल बॉन्ड और बीच में होता है, इसका एक कॉमन नाम फोरोन भी है, इसका एक मेडिसिनल यूज भी है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कीटोन की, कि अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन कराएं तो कीटोन में अगर आप देखो तो इसकी इनोल फॉर्म आप इस तरह बना दो और तीन मॉलिक्यूल को इस तरह फिर आप जोड़ दो इनोल फॉर्म को और तीन वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो एक एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाता है। मेसिटाइलिन भी इसको बोलते हैं, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो ये रिएक्शन भी हमको याद रखनी है। एल्डोल की तरह रिएक्शन उन मॉलिक्यूल में भी हो सकती है जो उतना ही एसिडिक हो या उससे ज़्यादा एसिडिक हो, जैसे नाइट्रोमीथेन ले लें या साइनाइड ले लें। तो बेस की प्रेजेंस में ये भी अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन निकाल देंगे और फिर एल्डोल टाइप की रिएक्शन दिखा सकते हैं। इसी तरह की एक रिएक्शन होती है नोवेल्जेन रिएक्शन। इसमें बस खाली फर्क ये है, नाम अलग हो गया है, कि हम एक्टिव मिथिलिन ग्रुप टाइप के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन कराते हैं। जैसे हम यहाँ पर दो कीटो ग्रुप के बीच में या दो एस्टर ग्रुप के बीच में अगर CH2 और उसकी बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा CH2 से और ये फिर इस दूसरे कार्बोनाइल मॉलिक्यूल पे अटैक करा सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसकी करा सकते हो। तो जब इस तरह का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे तो फिर इस रिएक्शन का नाम देते हैं हम नोवेल्जेन रिएक्शन। ऑल्दो ये कॉमन रिएक्शन है, कोई नई रिएक्शन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, दूसरी एक सीरीज की रिएक्शन यहाँ पर एक और होती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको नाम देते हैं हम केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन उन कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन कहते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। तो जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन कराएं, कंसंट्रेटेड बेस यूज करेंगे तो OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह टेक करेगा, एक इंटरमीडिएट इस तरह का बनेगा। ये पहला स्टेप रिवर्सिबल है। फिर एक हाइड्राइड शिफ्ट होता है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट दूसरे मॉलिक्यूल पर, वो बन गया एल्कोक्साइड आयन और एक बन गया फॉर्मिक एसिड। इन दोनों के बीच एसिड बेस रिएक्शन फिर होगी रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए, मिथेनॉल बन गया और फॉर्मेट आयन हो गया, सॉल्ट बन गया एसिड का। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन या रिडॉक्स रिएक्शन भी है और इसका ओवरऑल ऑर्डर 3 होता है विथ रेस्पेक्ट टू अब बेस। ये अब न्यूक्लियोफाइल वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर 1 होता है और एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट 2 होता है। और वेरी हाई कंसेंट्रेशन पे ये फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि ये जो बना इस पर अगर हम NaOH की फिर से रिएक्शन करा दें तो एक प्रोटॉन यहाँ से भी निकल जाता है, फिर दो दो नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं यहाँ पर, तो इट बिकम्स बेटर हाइड्राइड डोनर। तो हाइड्राइड डोनर कैपेसिटी और बढ़ जाती है तो रिएक्शन और आगे चली जाती है। अच्छा, ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है। जैसे एक रिएक्शन आप ये भी याद रखना है कि अगर आपके पास कोई कार्बोनाइल मॉलिक्यूल है और उसका अल्फा पोजीशन पे CH2 या CH3 है, उसकी अगर आप सेलेनियम ऑक्साइड SeO2 से रिएक्शन करा दोगे तो अल्फा पोजीशन पर ये CH3 ग्रुप है या CH2 ग्रुप है ये भी कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिटाल्डिहाइड की अगर हम SeO2 के साथ रिएक्शन करा दे तो इस तरह ग्लाइऑक्सियल मिल जाएगा। ग्लाइऑक्सियल में अगर हम केनेजाओ रिएक्शन करा देंगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया, एक पार्ट रिड्यूस हो गया। अगर हम बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड लें तो चूंकि इसमें रिंग का जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इसलिए OH माइनस आयन फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा। जहां पर OH माइनस आयन अटैक करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर आपका फॉर्मिक एसिड का सोल्ट प्लस बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। अगर हम एक एग्जांपल देखें कि एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड लें, फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में लें, कंसंट्रेटेड NaOH लें, तो ये रिएक्शन 3 बार जो है एल्डोल हो जाएगी। 3 बार अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन यहाँ पे निकलेगा, एल्डिहाइड अटैक करेगा और फोर्थ बार केनिजारो होकर ये कंपाउंड इस तरह का मिल जाएगा। और चूंकि फॉर्मिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। हाइड्राइड शिफ्ट की जगह फिनाइल शिफ्ट भी हो सकता है। जैसे अगर इस तरह का एग्जांपल लेंगे हम और इसकी कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो इंस्टेड ऑफ हाइड्राइड फिनाइल शिफ्ट होगा और फिर इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको। एक दूसरी तरह की रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजल्डिहाइड की पर्टिकुलर रिएक्शन है। जब इसके हम KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है पहले, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर एक थोड़ा सा फर्क क्या है कि हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होता, बल्कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। और जब ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और फिर रीअरेंजमेंट के थ्रू इस तरह का मॉलिक्यूल मिलता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको बेंजोइन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। एक रिएक्शन है हमारी जिसको हम बोलते हैं फेवोरस्की रीअरेंजमेंट। ये पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें एक 3 मेंबर रिंग कीटोन मिलती है।
कि किसी बेस की रिएक्शन अगर हम इस तरह के मॉलिक्यूल के साथ कराएं जिसका अल्फा पोजीशन पे कोई हेलोजन भी लगा हुआ है, तो बेस क्या करता है, अल्फा पोजीशन से यहाँ पे प्रोटॉन लेता है और Cl को रिप्लेस करके पहले किस तरह का इंटरमीडिएट बनाता है। अब इस इंटरमीडिएट में ये जो 3 मेंबर रिंग कीटोन की बनी अनस्टेबल होती है, तो OC2SY माइनस या कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। और प्रोडक्ट में अगर हम आइसोटोप इफेक्ट लेके देखते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, उससे भी इस रिंग का बनना प्रूव होता है। इससे एक चीज हमको और भी याद रखनी है, अगर हमको इस तरह कुछ क्वेश्चन आ जाए कि 3 मेंबर रिंग में कोई कीटोन हो और उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दे हमको OH माइनस आयन, तो फिर इस रिएक्शन को हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की तरह रिएक्शन की तरह देखना है कि कार्बन आयन बनेगा। तो मान लेते हैं मैं OH माइनस का अटैक यहाँ पे करा दूं और ये ग्रुप शिफ्ट हो गया तो कार्बन आयन बना और उसके बाद में उसने प्रोटॉन ले लिया, एसिड बना दिया। एक रिएक्शन हो सकती है यहाँ पर टिशंको रिएक्शन। टिशंको रिएक्शन में हम क्या करते हैं, उन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, पर्टिकुलर रिएजेंट है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। इसके साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है। इस रिएक्शन में हम ये मानते हैं कि ऑक्सीजन जो है इस एल्यूमिनियम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, फिर यहाँ पे C+ बना होगा ये बॉन्ड निकल के, तो इस पर दूसरा कीटो मॉलिक्यूल अटैक कर देता है और फिर हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू ये मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाता है। तो उस तरीके से थोड़ा केनिजरोसिस का रिलेशन है, पर रिएजेंट फिक्स है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। इसी तरह की एक रिएक्शन MPV रिडक्शन होती है, मिर्वेन पॉन्डोर्फ वार्ली रिडक्शन। इसी रिएक्शन का नाम ओपियनर ऑक्सीडेशन भी है। इसमें मेजरली हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड है, उसमें भी मोस्ट कॉमन है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और इसकी रिएक्शन जब किसी कीटोन के साथ में कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट 6 मेंबर रिंग बनती है जिसमें एक यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होकर कार्बन से जुड़ता है। तो ओवरऑल एक हाइड्राइड इस एल्कोक्साइड आयन से शिफ्ट हो गया इस कीटो ग्रुप के पास में, तो इसमें जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया और ये जो कीटो ग्रुप है ये एल्यूमिनियम के साथ एल्कोक्सी पार्ट में जुड़कर फाइनली उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन होने पर इसको ओपियनर ऑक्सीडेशन कह रहे हैं और रिडक्शन होने पर इसको MPV रिडक्शन बोल रहे हैं। एक रिएक्शन हो रहा है जिसका नाम है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन में हम करते क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं और प्राइमरी एमीन लेते हैं। तो एसिडिक मीडियम में फॉर्मेल्डिहाइड और प्राइमरी एमीन रिएक्शन करके आप कह सकते हो कि पहले किस तरह का कंपाउंड बनाया है। इसको एसिडिक मीडियम में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन पे H+ जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, CH2+ बना। अब चूंकि ये कार्बोकेटायन है तो कीटो की इनोल फॉर्म बनती है और इनोल फॉर्म के थ्रू अल्फा पोजीशन पे ये ग्रुप पूरा जुड़ जाता है। और इसका प्रूफ हमको ऐसे ही मिलता है कि फिनोल में जब रिएक्शन कराते हैं तो फिनोल के अल्फा पोजीशन पर भी ये पूरा ग्रुप इसी तरीके से जुड़ जाता है। सिंथेसिस का एक और यूज है स्ट्रेकर्स सिंथेसिस। स्ट्रेकर सिंथेसिस में हम करते क्या है, एल्डिहाइड की रिएक्शन जो है हम पहले अमोनियम क्लोराइड के साथ इसको हीट करते हैं, अमोनिया यहाँ पर रिएक्शन करती है तो अमोनिया रिएक्शन करने पर इमीन बनता है। इमीन की रिएक्शन NaCN के साथ जब कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी अल्फा अमीनो एसिड मिल जाता है। तो अल्फा अमीनो एसिड बनाने का बेसिकली मेथड है स्ट्रेकर सिंथेसिस। ऐसे एक और है नेबर सिंथेसिस। इसमें हम अल्फा पोजीशन पे NH2 जोड़ सकते हैं कार्बोनाइल के। जैसे हमने मान लेते हैं इस तरह का मॉलिक्यूल लिया और उसकी NH2OH के साथ रिएक्शन कराने पर हमारा ऑक्साइम बना, टोसाइल क्लोराइड के रिएक्शन कराने पर इसको हमने OTS में कन्वर्ट कर दिया, बेटा लिविंग ग्रुप बना दिया। बेस के साथ रिएक्शन कराने पर अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन निकला यहाँ पर CH2 से, क्योंकि ये एसिडिक है, इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह नाइट्रोजन पे अटैक किया, OTS को बाहर निकाल दिया। इस तरह से एक 3 मेंबर रिंग में इमीन बनी। इसका हाइड्रोलिसिस करने पर NH2 ग्रुप लेफ्ट में आ गया, CHO हो गया। फर्दर आप चाहो तो इसको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से रिएक्शन करा के एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो अल्फा अमीनो एसिड इस मेथड से भी बना सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के कुछ टेस्ट भी हैं, जैसे एक टेस्ट है टोलेंस टेस्ट। बेसिकली इस टेस्ट में हम करते क्या है, ये एल्डिहाइड्स का टेस्ट है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम में जो अल्फा हाइड्रोक्सी अगर OH ग्रुप कॉर्नर पे है तो वो शिफ्ट होके बीच में आ सकता है OH ग्रुप, और जो कीटो ग्रुप है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। आल्दो इसमें अगर OH ग्रुप बीच में होता है तब भी ये टेस्ट होता है। फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट दिखाता है। यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, वो दोनों रिएक्शन करके आपस में इस तरह का एक रिएजेंट बना लेते हैं, इसको टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह भी यूज करते हैं। तो और साथ में जो है Ag+ रिड्यूस होके सिल्वर मिरर टेस्ट इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एक ग्रेइश सिल्वर के फॉर्म में टेस्ट ट्यूब पर प्रेसिपिटेट हो जाती है।
इसी तरह का एक टेस्ट होता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के लिए हम फेलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फेलिंग बी में हम एक सोल्ट यूज करते हैं, रोसेल सोल्ट, जो सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट आप कह सकते हो, टार्ट्रिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होता है, इसको बेसिक मीडियम में यूज करते हैं। तो जिस वक्त हमको फेलिंग सॉल्यूशन बनाना होता है, हम इक्वल वॉल्यूम में फेलिंग ए और फेलिंग बी सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं, इंस्टेंट बनाते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में होता क्या है कि कॉपर हाइड्रोक्स, अगर सीधा ही NaOH कॉपर सल्फेट में डाल देते तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये जो रोसेल सोल्ट है इसके साथ में कॉपर 2+ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसमें, और वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में सोल्यूबल रहता है। पर ये कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल है नहीं, ये आसानी से टूट सकता है। तो अगर हम इसको बना के छोड़ देंगे तब भी कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो इसलिए इंस्टेंट इसको बनाते हैं। और रिएक्शन में कॉपर रिड्यूस होता है Cu2O में, जो एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट है, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होती है। तो अगेन चूंकि बेसिक मीडियम है इसलिए एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट दिखाते हैं, और दूसरे कीटोन ये टेस्ट नहीं दिखाते। फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट दिखाता है। एक चीज याद रखनी है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ये टेस्ट नहीं दिखाते, तो एक इंपॉर्टेंट बात है। फेलिंग सॉल्यूशन की तरह से ही एक दूसरा और सॉल्यूशन होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उसमें केवल एक फर्क है कि यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड की जगह हम सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं 3 कार्बन पे, और बीच वाले कार्बन पे एक OH भी होता है। तो टेस्ट वाइज सारा सेम है, जो फेलिंग का आपको याद रखना है वही बेनेडिक्ट के लिए याद रखना है। एक और टेस्ट होता है सिफ्स टेस्ट बोलते हैं इसको, सिफ्स रिएजेंट एक वर्ड यूज करते हैं हम। याद रखिए कि सिफ्स रिएजेंट एंड सिफ्स बेस अलग अलग होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम सिफ्स रिएजेंट बोलते हैं, ये कलरलेस है। इसकी जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है ये क्यूनोइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इसमें बनता है, और इसी वजह से इसका जो है पिंक कलर आता है। केवल एल्डिहाइड से टेस्ट दिखाते हैं, फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट नहीं दिखाता, और किसी भी तरह का कीटोन भी ये टेस्ट नहीं दिखाता। तो पर्टिकुलरली हमको ये सारी रिएक्शंस याद रखनी है। एल्डिहाइड कीटोन में नंबर ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसको रिवीजन में, पर आप इस स्पीड से इसको याद करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे 15-20 टाइम्स तो ये रिएक्शन आपको याद रहेगी। बेस्ट ऑफ लक।